नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जो आपको बताते चले कि योगी मंत्रिमंडल और इस वक्त की बड़ी अपडेट बीजेपी के संगठन पर भी विस्तार चर्चा। घोसी के नतीजे पर टिकी संगठन और सरकार की निगाहें। तो वहीं आपको बताते चले कि चुनावी नतीजों के आधार पर तय होगा दारा सिंह और ओपी राजभर का कद। बीजेपी में नए जिलाध्यक्षों की सूची जल्द हो सकती है जारी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद विस्तार को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। बीजेपी के संगठन पर भी विस्तार से चर्चाएं की जाएंगी। तो वहीं घोसी के नतीजे पर टिकी है सभी संगठनों और सरकार की निगाहें। तो वहीं आपको बता दें, चुनावी नतीजों के आधार पर अब दारा सिंह और ओपी राजभर का जो कद है वो तय किया जाएगा। बीजेपी में नए जिला अध्यक्षों की सूची जल्द हो सकती है जारी। पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद विस्तार को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई है। जहां 10 सितंबर को मंत्रिमंडल और विस्तार संगठन को लेकर जो खबरें वो सामने आ रही है, तो यूपी सरकार के मंत्रिमंडल की विस्तार की ये चर्चाएं, बीजेपी के संगठन पर भी विस्तार की चर्चाएं हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। जहां आपको बता दें कि चुनावी नतीजों के आधार पर तय होगा दारा सिंह और ओपी राजभर का कद। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। बीजेपी के संगठन पर भी विस्तार की जो चर्चाएं वो लगातार तेज होती हुई साफ तौर से नजर आ रही, क्योंकि अब घोसी के नतीजों पर जो संगठन है उसकी निगाहें टिकी है और सरकार की निगाहें आपको बता दें कि चुनावी नतीजों के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। और आपको बता दें कि जो दारा सिंह है और ओपी राजभर, इनका कद भी नतीजों के बाद ही तय किया जाएगा। जहां बीजेपी में नए जिला अध्यक्षों की जो सूची है जल्द जारी हो सकती है। पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद विस्तार को लेकर चर्चाएं अब लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। 10 सितंबर को मंत्रिमंडल और संगठन विस्तार संभव है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। इस वक्त हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आपको बताते चले कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज होती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन जो यहाँ पर साफ तौर से फैसले आने या फिर कद तय होना है वो नतीजों के बाद ही, चाहे वो दारा सिंह हो या फिर ओपी राजभर हो, उनका कद नतीजों के बाद ही तय किया जाएगा। क्योंकि 5 सितंबर को चुनाव संपन्न हुए हैं, उपचुनाव। तो वहीं 8 सितंबर को जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे और चुनावी नतीजों के आधार पर ही दारा सिंह और ओपी राजभर का कद तय किया जाएगा। और बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो जल्द ही जारी की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद विस्तार को लेकर चर्चाएं अब लगातार हो रही। जहां 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की जो सूची है वो सामने आ सकती है। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाएं अब लगातार तेज होती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। इस वक्त हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। घोसी के नतीजों पर जो टिकी है संगठन और सरकार की निगाहें, तो चुनावी नतीजों के आधार पर ही दोनों का कद तय किया जाएगा, चाहे वो ओपी राजभर हो या फिर दारा सिंह हो। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की सूची भी जल्द सामने आ सकती है और पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद ये विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब लगातार विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज होती जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होता है, क्योंकि 2024 का साल लोकसभा चुनाव होना है। उससे पहले कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं हैं। कल देखा गया कि मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो दिल्ली दौरे पर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात दी थी। इसके बाद ये संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई और संभावना ये है कि 10 सितंबर को मंत्रिमंडल का और संगठन का विस्तार हो सकता है। निश्चित तौर पर क्योंकि घोसी का उपचुनाव होना है, घोसी के उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं। अगर घोसी का चुनाव बेहतर ढंग से संपन्न होता है, भारतीय जनता पार्टी कैड में होगा, तो उस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नहीं तो दूसरी रणनीति के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम चाह रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करके, साथ ही साथ संगठन का विस्तार करके 2024 का जो चुनाव होना है लोकसभा का, उसके लिए जमीन पर काम करना शुरू कर दिया जाए। क्योंकि
चुनाव से पहले क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण है उनको साधने की हर मुमकिन कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संगठन का विस्तार होगा, साथ ही साथ जिला अध्यक्षों की जो चयन होना है, बदलाव होना है, उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन हुआ। मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी दिल्ली का महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द अब 10 सितंबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जय बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे पर रहे, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम चर्चाएं भी की, साथ ही चाहे वो अयोध्या को लेकर हो, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो, इन सभी मुद्दों पर नजर डाली है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री दौरे पर गए थे। रामलला का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसका जो प्रतिष्ठा होनी है, क्योंकि एक भव्य कार्यक्रम होना, एक कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, क्योंकि राम भक्तों की सैकड़ों साल की मुराद पूरी होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम आहुति इस पूरे आंदोलन में दी थी, क्योंकि सरकार सत्ता से बेदखल होना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को ठुकरा दिया था राम मंदिर के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जाता है। और अब उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को इतना बृहद बनाना चाह रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो लोग हैं, कि दुनिया देखे राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा होनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, उसके जो मुखिया हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है, क्योंकि आज जो राम मंदिर का होना वो पूरा कार्यक्रम होना, उसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं उन पर लेकर चर्चा है, क्योंकि इसमें बाहरी मेहमानों को भी बुलाया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली का जो दौरा था काफी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल अश्वनी, क्योंकि ये दिल्ली दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके साथ साथ तमाम अन्य कमिश्नर भी शामिल थे। और फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अश्वनी आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, प्रयागराज से हाईकोर्ट ने 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। अनुपम गोयल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट मुजफ्फरनगर, सत्यानंद उपाध्याय पीओ कॉमर्शियल कोर्ट मेरठ बने हैं। विष्णु कुमार शर्मा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमीरपुर बने हैं। और विकास कुमार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चित्रकूट, जेपी तिवारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कानपुर देहात बने। तो वहीं अचल सचदेवा प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट बनाए गए। और आजमगढ़ नीरज कुमार को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महाराजगंज का बनाया गया। साथ ही सत्यप्रकाश त्रिपाठी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रामपुर के बनाए गए। और राजेश्वर शुक्ला प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गोरखपुर के बनाए गए। प्रदीप सिंह पीओ MACT इलाहाबाद साउथ बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, प्रदीप सिंह पीओ MSCT इलाहाबाद साउथ बने हैं। तो वहीं प्रयागराज से ये बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट ने 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास मिश्रा जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब हाईकोर्ट की तरफ से 10 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं? देखिए, साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती द्वारा जारी आदेश के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज हमीरपुर अनुपम गोयल को प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट मुजफ्फरनगर, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट मुजफ्फरनगर सत्यानंद उपाध्याय को पीओ का कॉमर्शियल कोर्ट मेरठ बनाया गया है। ऐसे में जिस तरीके से विष्णु कुमार शर्मा को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमीरपुर बनाया गया है, अभी तक उनकी तैनाती डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चित्रकूट के रूप में थी। तो पीओ MACT और विकास कुमार 1 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चित्रकूट बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महाराजगंज जेपी तिवारी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कानपुर देहात बनाया गया है। वहीं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रामपुर अचल सचदेवा प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट आजमगढ़ बनाया गया है। पीओ कॉमर्शियल कोर्ट मेरठ नीरज कुमार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महाराजगंज बनाए गए हैं। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट रायबरेली सत्यप्रकाश त्रिपाठी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रामपुर बनाया गया है। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट रामपुर कोर्ट राजेश्वर शुक्ला को प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गोरखपुर बनाया गया है। वहीं प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट कौशाम्बी प्रदीप सिंह को पीओ MSCT इलाहाबाद साउथ के पद पर स्थानांतरित किया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल है, उन्होंने
10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला करते हुए यह आदेश जारी किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से अधिकारियों के तबादले हुए उसके बाद जो न्यायिक प्रणाली का काम है उसमें सुधार और तमाम चीज़ें सुदृढ़ तरीके से चलाई जाए, इसके मद्देनजर रखते हुए किया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका विकास। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से, जहां 30 करोड़ से मिलनी पार्क के पास बनेगा नया परीक्षा भवन। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां एक ही छत के नीचे होंगे परीक्षा संबंधी सभी काम। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां बताते चले कि लखनऊ विश्वविद्यालय को परीक्षा संबंधी कार्यों को आसानी से निपटाया जा सकता है। परीक्षा में मूल्यांकन से लेकर परिणाम जारी करने में सरलता होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नवनिर्मित परीक्षा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ये बड़ी अपडेट, जहां परीक्षा संबंधी सभी कार्य एक ही स्थान पर सुदृढ़ तरीके से किए जा सकते हैं, चाहे वो परीक्षा का समय जारी करना हो या तमाम चीजें हो, तो एक ही छत के नीचे ये सभी परीक्षा संबंधी कार्य हो सकेंगे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय को परीक्षा संबंधी कार्यों को आसानी से निपटाया जा सकता है और परीक्षा में मूल्यांकन से लेकर परिणाम जारी करने में सफलता होगी। नवनिर्मित परीक्षा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और परीक्षा संबंधी सभी कार्य एक स्थान पर होने से इसके परिणाम समय से जारी होंगे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब जिस तरह से ये भवन का निर्माण किया गया है तो इसमें परीक्षा को लेकर तमाम चीज़ें सम्मिलित की गई है, चाहे वो परीक्षा की तारीख जारी करना हो, मूल्यांकन करना हो या अन्य चीज़ें, सभी एक छत के नीचे बैठकर किया जा सकेगा। तो 30 करोड़ से मिलनी पार्क के पास बनेगा नया परीक्षा भवन और एक ही छत के नीचे परीक्षा संबंधी सभी कार्य पूरे होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय को परीक्षा संबंधी कार्यों को आसानी से निपटाया जा सकता है। परीक्षा में मूल्यांकन से लेकर परिणाम जारी करने में सफलता भी होगी। नवनिर्मित परीक्षा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होगा। परीक्षा संबंधी सभी कार्य एक स्थान पर होने से इसके जो परिणाम है समय से जारी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 23 करोड़ से निर्मित मिलनी पार्क के पास परीक्षा भवन को लेकर तमाम जो तैयारियां वो कर ली गई हैं और इसके बनने से परीक्षा में तमाम सुविधाएं, जो नतीजे हैं वो जल्दी सामने आ सकेंगे। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से एक और बड़ी अपडेट, जहां यूपी पावर कॉर्पोरेशन के फैसले पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। मीटर टेंडर पाने वालों को बैंक गारंटी से राहत। तो यूपी में 25,000 करोड़ का हुआ है प्रीपेड मीटर टेंडर। आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटर टेंडर पाने वाली कंपनियों को राहत मिली है। तो वहीं 10% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से टेंडर पाने वाली कंपनियों को ये राहत मिली है। यूपीपीसीएल के नए फैसले में 3% बैंक गारंटी देने की बात कही गई है। 24 अगस्त 2023 को कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने बदल दी। बैंक गारंटी प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के लिए रखी गई थी। 10% बैंक गारंटी पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने बदला आदेश। पहले जो बैंक गारंटी 238 से 273 करोड़ थी, वह घटाकर 71 से 82 करोड़ कर दी गई है। यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कॉर्पोरेशन के फैसले पर सवाल उठाए। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसला लेने का ये बड़ा आरोप लगाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि अब जिस तरह से देखें यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कॉर्पोरेशन के इस फैसले पर आरोप लगाया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और भगवान सिंह एंड सन्स फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर रवाना। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फैक्ट्री के गोडाउन से ये आग फैली है। कविनगर औद्योगिक क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची हैं। इस वक्त की अहम अपडेट, शॉर्ट सर्किट से ये भीषण आग लगने की अभी आशंका जताई जा रही है। पूरी तरह से कारण का स्पष्ट नहीं किया गया है। फैक्ट्री के गोडाउन में ये आग लगी थी, उसके बाद से आग पूरे में फैले। कविनगर औद्योगिक क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले गाजियाबाद में फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से
सामान को भी नुकसान हुआ है। भगवान सिंह एंड सन्स फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम फोन लाइन पर गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? और अभी तक जो कारण बताया गया वो शॉर्ट सर्किट इस आग का कारण बताया गया, लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया। जी बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह की कोई आग लगती है तो बड़ी जल्दी उस आग का कारण का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सी जांचें होती है, उसमें ये सब चीज खुलकर आती है। बहरहाल अभी जो ये आग लगी है गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया के एक कंपनी में आग लगी थी। और आग लगने का जो समय था लगभग 6 बजे ये आग लगी थी। और जिस तरह से आग लगते हुए लोगों ने देखी और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है। नोएडा से भी गाड़ी मंगाई जाती है, वैशाली से भी गाड़ी मंगाई जाती है, फायर टेंडर से मंगाए जाते हैं और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन इस समय सबसे बढ़िया बात ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि जो फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है, फर्नीचर रॉ मटेरियल था, वो काफी जल गया है और उसमें लगभग लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। जी जितेंद्र, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें कि जिस समय आग लगी थी क्या फैक्ट्री में कोई भी मौजूद था? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पता चल पाया है वो ये है कि सुबह का वक्त था, 6 बजे का वक्त था। तो जो फैक्ट्री में गार्ड्स होते हैं वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने देखा और लोगों को जब बताया, फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, सूचना पहुंचाई और तब जाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ये फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, तो अभी तक क्या आग पर काबू पा लिया गया या फिर अभी भी यहाँ दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी? फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से बड़ी अपडेट। जंक्शन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी। बाराबंकी रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी गोदाम साइडिंग पर मालगाड़ी ये पटरी से उतरी है। तो वहीं हादसे के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फैजाबाद से आने वाली कई ट्रेनें हादसे की वजह से प्रभावित हुई हैं। रसौली और सफदरगंज स्टेशन के पास घंटों से रुकी ट्रेनें। तो वहीं बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम साइडिंग पर यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि मालगाड़ी पटरी से उतरी है, जिसके साथ ही कई ट्रेनें भी इसके चलते प्रभावित हुई हैं। सफदरगंज स्टेशन के पास घंटों जो ट्रेनें हैं वो रुकी रही हैं। तो जंक्शन के पास पटरी से मालगाड़ी उतरी है और इसको उतरने से आपको बता दें कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर गोदाम साइडिंग पर ये मालगाड़ी पटरी से उतरी। मौके पर जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं और जो पीछे ट्रेनें हैं वो भी इससे प्रभावित हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। मेरठ से बड़ी अपडेट। मोदीपुरम पावली फाटक के पास ट्रेन के आगे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं मृतक असगर के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। पारिवारिक कलेश के चलते युवक ने आत्महत्या की। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि पारिवारिक कलेश के चलते युवक ने आत्महत्या की है। ट्रेन के आगे आने से युवक की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदीपुरम पावली फाटक के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। मृतक असगर के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पारिवारिक कलेश के चलते युवक ने आत्महत्या की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मेरठ के मोदीपुरम पावली फाटक के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। पारिवारिक कलह के चलते युवक ने आत्महत्या की। मृतक के जो परिजन है वो घटनास्थल पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो पारिवारिक कलेश के चलते यहाँ पर जो युवक है उसने आत्महत्या कर ली और पहुँच गए हैं और पारिवारिक कलेश को अहम वजह बताई आत्महत्या की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं मेरठ से, जहाँ आपको बता दें मेरठ के मोदीपुरम पावली फाटक के पास ट्रेन से कटकर ये युवक की मौत हुई है। तो ट्रेन के आगे आने से युवक की जान गई है और आत्महत्या
बताई जा रही, क्योंकि पारिवारिक कलेश के चलते युवक की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया, जहां काफ़ी समय से परेशान था पारिवारिक कलेश, पारिवारिक झगड़ों से, जिसके चलते युवक की तरफ से ये कदम उठाया गया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। ट्रेन के आगे आकर ये आत्महत्या की है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कन्नौज से बड़ी अपडेट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई, तो वहीं आपको बताते चले कि तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला और हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरिक थाना क्षेत्र के 148 फाटक के पास ये बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि बस के अनियंत्रित होने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं 20 लोग घायल हो गए। कन्नौज से ये बड़ी अपडेट, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये भीषण हादसा हुआ है। तो शामली के खेत पर पानी चलाने गए किसान को खेत के पड़ोसी किसानों ने मेड़ काटने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी किसान जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों द्वारा घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित किसान को पीटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि जो ये वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शामली के थाना झिंझाना ये एक का जो थाना के रहने वाले पीड़ित पक्ष से, उनका खेत ये होसंगपुर के जंगल के पास था, जिसमें वो जो मेढ़ा होता है उसको लेकर के वहाँ विवाद था, जिसमें जो एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है उसके भतीजे द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना में 307 आईपीसी और 506 आईपीसी के तहत अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। नामित 3 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इसमें साक्ष्य संकलन करके नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई पूरी कराई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।